नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आसमा इकबाल और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में इजलास। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत से तालीमी और तदरीसी अमल से मुतालिक मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम को हिदायत। तालीमी निज़ाम में तबकाती तफरीक को खत्म करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम मुरतब करने के लिए कोशिशें मजीद तेज की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट 2019 पेश की। सदर मुमलिकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो आज़ाद इदारा है। मुआशरे से बदउनवानी खत्म करने के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। कोरोना के खिलाफ वफाक और सूबे मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बीमारी के खिलाफ हरावल दस्ता हैं। नई दवा की रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए लाहौर, कराची और लाड़काना के दौरे किए। आइंदा चंद हफ्ते अहम हैं। हुकूमत और आवाम मिलकर मुकाबला करेंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज और असद उमर की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। CPAC तेजी से हकीकत बन रहा है। 8 तवानाई के मंसूबे मुकम्मल। 14 अरब डॉलर्स के 9 तवानाई मंसूबे ज़ेर तामीर। सूबों में खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। फेज 2 में नए रेलवे ट्रैक के साथ तमाम ट्रैक्स को भी तब्दील किया जाएगा। हवेलिया में ड्राई पोर्ट भी मंसूबे का हिस्सा है। इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों से मुल्क में माशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। चीन के ताउन से हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनियों के HMC के साथ मुआहदों पर दस्तखत। चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शेंगलेंग, एक्सपोर्ट और दीगर कंपनीज ने मुआहदों पर दस्तखत किए। तकरीब में चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव के साथ टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारिजा के मबैन कोरोना वबाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख़याल। पाकिस्तान अफगान अमन में मुसालिहाना किरदार मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तहत खुलूस नियत के साथ अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 1 खरब 15 अरब गैर तरक्याती जबकि 24 अरब 50 करोड़ तरक्याती अखराजात के लिए तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती अखराजात के लिए 24.5 अरब रुपए फराहम किए। आमदन का तखमीना 1 खरब 13 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। वज़ीर खजाना डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान ने बजट पेश किया। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के इंतखाब पर बुनियादी सवालात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखना सलामती काउंसिल की पहली जिम्मेदारी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के बाकी अरकान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आयशा फारूकी की इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा और शोपियां में
2 مزید کشمیری نوجوان شہید. نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شہید کیا گیا. علاقے کی ناکہ بندی، انٹرنیٹ سروس بھی معطل. ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,358 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. تعداد 1,60,118 تک جا پہنچی. مزید 118 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 3,093 جاں بحق، 59,215 صحتیاب. ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم جاری ہے. محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور پاکستان آرمی کی 972 مشترکہ ٹیمیں ملک کے مختلف اضلاع میں بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں. 42 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں مہم جاری ہے. اب تک 3,24,609 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے. 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے. چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو مزید ٹیسٹنگ سامان کی ترسیم. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو 20,000 RNA آٹو ایکسٹریکٹر دیے گئے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 10,000 RNA آٹو ایکسٹریکٹر کی فراہمی. پنجاب اور آزاد کشمیر کو ایک RNA آٹو ایکسٹریکشن مشین بھی فراہم کی گئی. ترجمان NDMA. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85 لاکھ ہو گئی. 4,52,000 مریض ہلاک، 44,50,000 متاثرہ افراد صحتیاب. امریکہ میں 22,35,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق. 1,20,000 جان کی بازی ہار گئے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مشہور سیاحتی مقام ایفل ٹاور کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ. سیاحتی اور تاریخی مقام کو فی ماہ بند 25 جون سے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا. ایفل ٹاور کا رخ کرنے والے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت. چودھویں ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل جیتنے والوں کے انعامات دینے کا سلسلہ جاری. شوٹنگ میں کامیاب کھلاڑیوں کو کوریئر کے ذریعے انعامات پہنچائے گئے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے بھیجی گئی انعامی رقوم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کھلاڑیوں کو پیش کی. نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ان خبروں کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. مزید باخبر رہنا چاہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G. طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے. جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی. بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ. میں تیار ہوں سادے اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں. بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا. اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا اور کون.
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पे बात करनी है और बात करनी चाहिए। एक तो हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सिंध का दौरा देखा, जिसमें आज जो वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने तोपों का तमाम रुख जो है वफाक की जानिब किया और उन्होंने शिकवा भी किया कि वज़ीर आज़म सुबह सिंध आए और उनसे मुलाकात नहीं की। साथ ही उन्होंने नवीद भी दी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और वफाक का जवाब उस पर यह है कि जी आप जो लॉकडाउन के हवाले से उनकी तरकीब थी कि लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, ये उसकी किस्में नहीं होती, जिसमें वफाक का जवाब यह था कि आईनी तौर पर आपको ये इख्तियार है और ये इख्तियार हासिल है 18वीं तरमीम के बाद कि आप चाहें तो आप लॉकडाउन लगा दें, मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें या सख्त तरीन लॉकडाउन लगा दें। दूसरी तरफ अगर मैं वफाक की बात करूं तो BNP के सरदार अख्तर मेंगल ने जब हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद वजीर आजम ने राब्ते के अहकाम जारी किए हैं और साजिद ज़ंजरानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने पेशकश भी की, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने माजरत कर ली। उनका कहना यह था कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत की पोजीशन क्या होगी और राब्तों की क्या उसका स्टेटस होगा, क्या उसका जो फिलहाल चीजें हमारे सामने आएंगी कि राब्तों की क्या सूरत हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन करिए शर्मिला फारूकी साहबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, MP है सिंध की। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि PTI के अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असेंबली में। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है तारिक पीरजादा साहब, वो भी हमारे साथ स्काइप पे ही मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में हम अमर बिलाल सूफी साहब को भी लेंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, उनसे हम जरा बात करेंगे किस हवाले से, इस हवाले से कि जब आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के जो 3 मुलजिम थे उनको उम्र कैद भी हुई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ और साथ ही साथ उन्होंने कहा, अदालत ने यह कहा कि साबित हो गया कि अल्ताफ हुसैन ने लंदन से बैठ के उनके डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के अहकाम जारी किए थे। इस पर जरा इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीपल्स पार्टी का शिकवा या वजीर आला सिंध का शिकवा कि वजीर आजम कराची आए, सिंध आए, CM सिंध से मुलाकात नहीं की, आपको क्या लगता है कितना जायज है? जी देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें आ रही हैं सामने। गवर्नर साहब का बयान है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस से रास्ता कायम किया और उन्होंने कहा कि मुलाकात कीजिए। उन्होंने कहा मैं अपने बजट पे मसरूफ हूँ। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे मैं जाने को तैयार हूँ रिसीव करने को, जिसके ऊपर गवर्नर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर ने खास इंस्ट्रक्शन दिए कि नोबडी शुड कम टू रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट, कोविड की वजह से, इसके वो 2-3 मिनट की वजह से। बाकी उन्होंने गवर्नर ने जरूर उनको रिसीव किया एट दी हेलीपैड और वहां से गवर्नर हाउस का फासला शायद 1.5 मिनट का है, वो रेंजर्स का हेडक्वार्टर जो है उधर से इधर तक आने में जो टाइम लगता है। तो अब इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं है ऐसी बात, गवर्नर साहब कहते हैं है ऐसी बात। मैं डायरेक्टली तो मेरी बात नहीं हुई तो मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए थे जनरल नदीम के साथ, सानिया निश्तर के साथ और वफाकी वज़रा के साथ, तो PTI के लोगों से या LI से तो सिर्फ मिलने नहीं आए थे, वो आए थे सिंध की सूरत हाल एसेस करने के। इन दी एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑब्वियसली उन्होंने किसी से तो असेसमेंट लेनी थी, वो दे दी गई। जहां तक इसका ताल्लुक है माजी में क्या होता रहा है
माजी के अंदर हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट भी नहीं जाते थे। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आजकल प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की ऑन जूम वर्चुअल तरीके से मुलाकात हर हफ्ते हो रही है और उसके अंदर भी जो एक इजलास हुआ था उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। या उन्होंने कहा कि जी मुझे इस्लामाबाद आने से रोक दिया गया, जो पीएम हाउस से डिनाई हुआ और चैलेंज हुआ कि अच्छा आप उस शख्स का नाम बताइए जिसने पीएम हाउस में फोन करके आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग यू नॉट टू कम टू इस्लामाबाद। दूसरे उन्होंने कहा कि जी मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था। तो भाई ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रूम के अंदर माइक से वो तो चले अलग इश्यूज भी हैं और मुख्तलिफ वाकयात भी हैं और माजी की बात भी है, लेकिन अगर वो ये शायद समझ रहे थे और वो ये चाह रहे थे और उनकी ये बात थी कि जी वजीर आजम पाकिस्तान जब आए तो वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करें, जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल सिंध में उस पर तबादला ख्याल करें। शर्मीला फारूकी साहिबा, एक तो ये शिकवा जिसका मैंने जवाब भी लिया और जाहिर से रजिस्टर भी हो गया, दूसरी तरफ जो लॉकडाउन को लेकर सिंध गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है वफाक की पॉलिसीज पर या वफाक के लॉकडाउन ना लगाने पर एतराज कर रही है। वफाक का जवाब सिंपल सा है कि 18वीं तरमीम के बाद आपको ये आईनी इख्तियार हासिल है कि आप चाहें तो सूबे सिंध में, पूरे कराची में, पूरे सूबे सिंध में मुकम्मल तौर पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। जी शुक्रिया नादिया, बड़े अच्छे दो सवाल आपने पूछे। पहला तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से। देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिंध की तरफ उन्होंने रुख किया वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है पहला जो केस कराची में आया वो 26 फरवरी को था और उसके बाद बतदरीज केसेस बढ़ते गए और तमाम सूबों के अंदर वो नमूदार हुए। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकी तीनों सूबों का दौरा किया, वहाँ के वजीर आला से मिले, वहाँ की काबीना से मिले, वहाँ जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इस वबा से लड़ने के लिए उनके ऊपर ब्रीफिंग ली। एक जो ऑफिशियल तरीका होता है जो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करता है अगर एक कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाए। सिंध में वो नहीं आए, एक दफा उन्होंने एक प्लान बनाया लेकिन वो कुछ ही घंटों बाद मौखर हो गया और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध का दौरा किया। देखिए, जो तरीकेकार होता है, मैं अभी वजीर रह चुकी हूँ, 10 साल मैंने वजारतें संभाली। हम भी अगर कहीं जाते हैं किसी दूसरे सूबे में या किसी सिंध के किसी इजला के अंदर जाते हैं तो हमारा एक ऑफिशियल प्रोग्राम जाता है कि जी हमने ये करना है, हमने इससे मुलाकात करनी है, हमने ये एरिया विजिट करना है, ये सेंटर विजिट करना है और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। प्राइम मिनिस्टर साहब के आप जो उनका शेड्यूल आया था उसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात का नहीं जिक्र है, ना किसी मीटिंग के अंदर प्राइम वजीर आला सिंध की हवाले से कोई, हाँ चीफ सेक्रेटरी को एक मीटिंग में बुलाया गया और आईजी सिंध को बुलाया गया। देखिए तरीकेकार क्या, आप एक सूबे में आ रहे हैं जहां आप की गवर्नमेंट ऑपोजिशन के अंदर है और वहां पर क्योंकि शिकायतें भी आपको बहुत हैं उस सूबे से, उसके वजीर आला से भी शिकायतें बहुत हैं, तो आप बैठ के 1-to-1 मीटिंग करके शिकायतें दूर कर लें जो भी इश्यूज हैं। सबसे पहले तो एजेंडा में होना चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात 1-on-1। हालांकि 1-on-1 मुलाकातें 2-3 लोगों से प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, हमने शेड्यूल उनका देखा और आज बड़े वाज़ेह तौर से सीएम सिंध ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जो उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा जी पहले तो मैंने खबर सुनी थी जी सैटरडे को कि सीएम जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो दौरा करेंगे ट्यूसडे को। कहते ट्यूसडे उन्होंने पूरा खाली रखा, हालांकि असेंबली का इजलास ट्यूसडे को होना था, उन्होंने वो मंडे को शिफ्ट किया और उसके बाद जब उनके पास ट्यूसडे दोपहर को जो शेड्यूल आया उसमें उनसे मुलाकात का कोई जिक्र नहीं था, ना उनसे मीटिंग का कोई जिक्र था, ना काबीना से मीटिंग का कोई जिक्र था, नथिंग एट ऑल। और मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिलना चाहते तो ठीक है, वो बादशाह आदमी है, ना मिले, ये उनकी मर्जी है, कोई उनको जबरदस्ती तो नहीं मिलवा सकता। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ख्वाहिश जाहिर करते मिलने की चीफ मिनिस्टर साहब तो चीफ मिनिस्टर के मजराह लेने को मना करें। हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आज भी हम वफाक से डिस्कस करना चाहते हैं जो जरूरी हैं। देखिए, आपको मेरी शक्ल पसंद हो ना हो, इररेलेवेंट, इस वक्त हम एक सूबा चला रहे हैं, वो एक मुल्क चला रहे हैं।
اور ہمیں آپس میں ایک کوآرڈینیشن اور ایک ڈائلاگ کی بہت اشد ضرورت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا لاک ڈاؤن کا۔ نہیں میں آپ کو لاک ڈاؤن میں آپ نے بڑی تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ طارق صاحب سے بھی ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں تو پھر آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی۔ طارق پیرزادہ صاحب 2-3 چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سندھ گئے، وہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم سندھ سے ملاقات نہیں کی، انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم سندھ کے پاس اتنے اختیارات ہیں جتنے کسی عامر کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ جو سندھ حکومت کا مطالبہ ہے 229 ارب کا، ان کا اس پہ فی الحال کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی، البتہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کا انہوں نے اشارہ دے دیا۔ اس سے جو سندھ اور وفاق کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے؟ دیکھیے نادیہ، یہ سندھ اور وفاق کی جو ٹھنی ہوئی ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کے دورے کے دوران سب کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو پچھلے 2 سال سے جب سے وزیر اعظم عمران کی حکومت آئی ہے، تو یہ جو اندرون سندھ کے وڈیروں کی حکومت ہے سندھ کے اندر، یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، کیونکہ اسمبلی میں وزیر اعظم کے پاس زیادہ اکثریت نہیں ہے اور مخلوط حکومت ہے، تو کسی طرح ان کی حکومت کو سیاسی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں اور کرونا کو خاص طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے عوام کے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قربان کرتے ہوئے اور نظر انداز کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور اس کی بھیانک قیادت جو ہے وہ بڑی خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ سندھ جو ہے وہ اس کے وفاق کی کسی زیادتی کا شکار ہے، کسی نفرت کا شکار ہے، کسی سیاسی طور پر اس کو وفاق کو سندھ سے دلچسپی نہیں ہے، اور سندھ کے حقوق بلوچستان کے حقوق کی طرح، جیسے کہ اختر مینگل اور اس طرح کے لوگ کہتے رہتے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عمران اسماعیل صاحب کا اگر فون گیا تھا، میں اس سطح پر آ کر بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، تو میرا خیال ہے فردوس نقوی صاحب کی بات پر تبھی شبہ کیا جا سکتا ہے جب شرمیلا فاروقی یا کوئی اور پیپلز پارٹی والا اس کا ثبوت لے آئے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میں مصروف ہوں بجٹ میں، تو اس کے بعد مزید انکار کی کوئی دوسری شکل میرے سامنے تو نہیں ہے۔ مینیفیسٹو پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک دوسری پارٹی ایکسیپٹنس آف انویٹیشن نہ دے، یہ بات شرمیلا کو پتا ہے۔ unless and until CM would have agreed to meet the PM کے مینیفیسٹو کے اوپر وہ میٹنگ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ پروٹوکال کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈینائی کرتے ہیں شرمیلا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑے ہلکے وزیر طارق پیرزادہ صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں۔ طارق پیرزادہ صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ کوئی ایسا جواب مجھے آ رہی ہے آواز۔ اگر وزیر اعلیٰ سندھ سے پرائم منسٹر صاحب ملاقات کا اظہار کرتے یا اندیا بھی دیتے اور وزیر اعلیٰ سندھ منع کرتے، دیر از نو ریزن۔ کیا ہماری کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی؟ ہمارے سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں، گہری دشمنی ہے یہ تو آپ نہ کہیے شرمیلا، دشمنی تو بہت زیادہ ہے۔ ایک تو پلیز آپ بیچ میں، آپ بزرگ ہیں میرے، لیکن اس کا بزرگی سے تعلق نہیں، تجزیے سے تعلق ہے۔ بیچ میں اگر آپ جب گفتگو ہم میں سے کوئی بھی کر رہا ہو تو آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں، آپ بالکل بات کریں، آپ میرے بڑے ہیں، میں بڑی عزت کرتی ہوں آپ کی، لیکن بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سی اینی ریزن، اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، نہ ایسا یہاں سے ہوگا۔ ہم نے سندھ سے ہمیشہ، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چاہے ان کی پہلی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں کراچی میں، یا ان کا پہلا جو اسپیچ ہے نیشنل اسمبلی میں وہ دیکھ لیں، ایک بات ضرور باور کرائی ہے کہ آپ فیصلے کریں، آپ قدم اٹھائیں، آپ ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں، اگر کچھ تحفظات ہیں، کچھ شکایات ہیں، تو وہ ایز اے صوبہ، ایز اے چیف ایگزیکٹو، وہ ہمارا رائٹ ہے کہنا۔ اور بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس مجھے ایک سوال کا جواب جاننا ہے شرمیلا، میں آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ واپس۔ اگر صوبہ سندھ میں وزیر اعلیٰ عامر ہو گئے تو پھر باقی صوبوں میں مجھے یہ سوال کرنا ہے، میں ذرا طارق پیرزادہ صاحب سے یہ سوال کر لوں، پھر ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔
طارق پیرزادہ صاحب، ایک بات یہ آئی سامنے کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں جیسے کہ کسی عامر کے پاس ہوتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا اختیارات میں کیا فرق ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے یا کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات میں، اور کیا صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات میں کوئی فرق ہے؟ جی بظاہر تو آئینی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. بالکل آئینی مساوات کے اصول کے مطابق تمام صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم، جو کہ یہ بدترین ترمیم ہے ملک کی مرکزی سلامتی کے نقطہ نظر سے اور وفاق کی سلامتی کے نقطہ نظر سے. ایک سیکنڈ طارق پیرزادہ صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. اپنے سارے پینل سے میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ذرا کراچی کے حالات پہ ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا وسیم اختر صاحب، پہلے تو مجھے مختصر احوال بتائے گا کہ کل آپ کے وفد کی یعنی MK پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، کن ایشوز میں بات ہوئی؟ ابھی آپ لوگوں کی کچھ گاہے بگاہے کچھ شکوے شکایتیں ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی تھے؟ کچھ تحفظات تھے جو آپ نے شیئر کیے یا صورتحال بہتر رہی، کنٹرول میں رہی، اور کن ایشوز پر بات ہوئی؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جتنے بھی کراچی کے ایشوز تھے اور گورنمنٹ آف سندھ سے جو ایشوز پرٹین کرتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز جو پرٹین کرتے ہیں ان کے سامنے پھر سے رکھے، اور ہم نے ساری چیزیں اپنی دہرائیں کہ جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کو تیزی سے کراچی کے جو ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے. جیسے کہ K4 ہے، KCR ہے، سر کو ریلوے کا ایشو ہے. کراچی کے لوگ بہت مشکل میں ہیں پانی کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. یہ سارے ان کے سامنے رکھے کہ جلد سے جلد ان کو کمپلیٹ کیا جائے. اور جو KMC سے میٹر پرٹین کرتے ہیں وہ بتائے، ان کے سامنے رکھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ڈیو شیئر ہے KMC کا وہ اس کو ملتا نہیں ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے پوسٹ بجٹ پریس بریفنگ آج CM صاحب نے کی تھی سندھ کے، وہی جو پریس بریفنگ ہے وہ میری طرف سے سندھ گورنمنٹ کے لیے لے لیں تو ایز اٹ از ہے. جو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں میں سندھ گورنمنٹ سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بتائیں کہ وہ جو کراچی پیکیج تھا جو اناؤنس ہوا تھا 162 ارب کا، گیس، اس کا اسٹیٹس کیا ہے وسیم اختر صاحب؟ دیکھیں اس میں کراچی کو جو اب انہوں نے اپروول کیا ہے وہ دیٹ از اباؤٹ 7 ارب روپے فار ڈیولپمنٹ آف کراچی اسٹریٹس. کراچی کے جو ایشوز ہیں سیویج سے ریلیٹڈ، سڑکوں سے ریلیٹڈ. پھر فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ایک اچھی رقم کے عوض فائر ٹینڈرز ملنے جا رہے ہیں. فائر بریگیڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. وہ سارے سامنے رکھنے کہ اس کو بھی جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے اور آنے والے بجٹ میں بھی کراچی کے لیے پیسے رکھے جائیں. کیونکہ کراچی کے جو میگا پروجیکٹس ہیں یا کراچی کے جو بڑے ایشوز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور اپنے ماتحت لوگوں سے وہ کام کراتی ہے. حالانکہ ایکچولی 2013 میں یہ فنکشن KMC کا ہے. تو یہ جو وہ 18 امینڈمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے صوبہ سندھ. بالکل ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا 18 امینڈمنٹ کو، مگر اس طرح سے نہیں کہ سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس آ جائیں، وہ نیچے نہ شفٹ کریں. اب جیسے کہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اختیارات نیچے دے، فنڈز بھی نیچے دے صوبے کو، تو مگر صوبے کا فرض بنتا ہے کہ وہ PFC ایوارڈ بھی کرے نا. NFC کی جو بات کرتے ہیں، واٹ اباؤٹ PFC ایوارڈ؟ اس کی ایک بھی میٹنگ نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں CM صاحب کے کہ اس چیزوں کو دیکھیں. یہ کراچی سفر کر رہا ہے، کراچی کا بہت برا حال ہے. جتنا ٹیکس دیتا ہے کراچی اس حساب میں اسے واپس نہیں ملتا. تو کیسے تنخواہ؟ ٹھیک ہے. اچھا وسیم صاحب اب آخری سوال، لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے وفاق کی اور صوبہ سندھ کی پالیسیز میں بڑے آپس میں کمپلیکیشنز بھی ہیں. سندھ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، یہ نہ اسمارٹ ہوتا ہے، نہ اگلی ہوتا ہے، نہ بیوٹیفل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا.
اس سے جو وفاق کا کہنا ہے کہ آپ کو آئینی اختیار حاصل ہے, اسی 18ویں ترمیم کے تحت آپ کو لاک ڈاؤن لگانا ہے تو آپ لگا لیجیے. اب جو فیصلہ لیا گیا ہے کراچی کے کچھ علاقوں میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہوگا, کچھ علاقے کھلے رہیں گے, وہ 2 جولائی تک کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. آپ اس طریقہ کار سے مطمئن ہیں یہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا ذریعہ بنے گا, سبب بنے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کی حکومت کے آپس کے اختلافات ہیں اس کی نظر کراچی ہو رہا ہے, سندھ کے شہری علاقے, دیہاتی علاقے ہو رہے ہیں. یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. سفر عوام کر رہے ہیں, ایک پیج پہ ہونا چاہیے. مگر میں اختلاف کروں گا کہ لاک ڈاؤن آپ نے جو کیا ہے, اس سے پہلے بھی میں نے ایک میٹنگ میں سی ایم صاحب سے گلا کیا تھا کہ بغیر لوکل باڈیز کے, بغیر لوکل گورنمنٹس کے, جو ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹس ہیں, جو یو سی کے چیئرمینز ہیں, ان کو بغیر آن بورڈ لیے آپ کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ ہونا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹی یو سی چیئرمین کو پتا ہوتی ہے کہ کہاں کورونا پھیل رہا ہے یا کہاں کورونا کے مریض ہیں, کہاں ہاٹ اسپاٹس ہیں. آپ کیسے تعین کر رہے ہو کہ اس علاقے کو, زمزمہ کو وہ کر دیا جائے لاک ڈاؤن, یا محافظ اسٹریٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, یا گلشن اقبال کی اس گلی کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, جب تک آپ نیچے کے الیکٹڈ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لوگے صحیح ڈیسیژن. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات درست ہے کہ یو سی لیول پر بھی اس کو یوز کیا جائے, یوٹیلائز کیا جائے, مگر سمپل سے کوشچن ہے کہ جو لاک ڈاؤن اس طرح لگایا ہے کہ کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن ہوگا, کچھ علاقے کھلے رہیں گے, اس طریقہ کار سے آپ مطمئن ہیں کراچی کی حد تک؟ میں تو ٹوٹل پالیسی ہی مطمئن نہیں ہوں ڈے ون سے. اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس 18 امینڈمنٹ ہے اور وہ 18 امینڈمنٹ کو استعمال کر رہی ہے باقی ہر جگہوں پہ, مگر جب کورونا کا معاملہ آتا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتی ہے. میں نے تو میٹنگ میں سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں لاک ڈاؤن کا, تو وائی یو آر لوکنگ ایٹ فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ 18 امینڈمنٹ, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, پاور ہے, ٹھیک ہے, آپ چیف ایگزیکٹو ہو, آپ امپلیمنٹ کریں, کیوں نہیں کرتے؟ مگر وہ سیاست کی نظر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور اوپینین وچ یو ہیو شیئرڈ. شمیلہ فاروقی صاحبہ, سمپل سی بات وہی ہے, ایک تو یہ کہ جب آپ لوگ ایل ایس سی ایوارڈ کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف جب آپ کی ہی اپنی لوکل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایل ایس سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں, پی ایف سی ایوارڈ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, تو یہ کیوں ہے, یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے, تضاد کیوں ہے؟ It was my turn to respond to a question جس کے اندر یہ کہا جاتا کہ کیا سی ایم ڈکٹیٹر ہیں کہ نہیں. You are missing out the turn. So if you're doing it on purpose, fine. And otherwise, I'm just reminding you کہ یہ میری باری تھی. آپ نے وسیم اختر کو پہلے لے لیا, میں خاموش رہا. آپ پہلے مجھے رسپونڈ کرنے تھے, اس کے بعد آپ شرمیلا سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ چلے آپ رسپونڈ کر لیں پہلے. جی دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے, پاکستان کے کس شہر کے اندر سینیٹیشن کا نظام حکومت, پروونشل حکومت, وہ بتا دیجیے کہ کس شہر کے اندر پورا واٹر اینڈ سیوریج کا نظام جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ذمے ہوتا ہے. آپ وہ شہر سمجھا دیجیے جس کی پبلک ٹرانسپورٹ, شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ چلاتی, وہ سمجھا دیجیے کہ وہاں کی ڈیولپمنٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ صوبے کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. ہر چیز جو کہ ڈیوالو ہونی ہے آرٹیکل 140A کے تحت, وہ جب پورا صوبہ اپنے پاس رکھے اور 2007 سے پی ایف سی کا اوارڈ نہ دے تو اس صوبے کے پرائم منسٹر, چیف منسٹر کو ڈکٹیٹر کہا جائے. اور جہاں ڈلیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں 2007 سے ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں. 2004 سے کراچی کا 100% سیوریج انٹریٹڈ سمندر میں ڈالا جاتا ہے. 2004 سے لے کے 2020 تک جہاں 22,000 بسیں چلتی تھیں وہ گھٹ کے 4,700 ہو گئی. آپ جو پورا 14,000 ٹن جنریٹ ہوتا ہے بائی ورلڈ بینک, ناٹ مائی فگر, اس کا 6,500 ٹن اٹھانے کا صرف انتظام ہے. تو اور یہ ان کا دس از ہاؤ دے ہیو ایڈریسڈ. S3 کا منصوبہ جو 8 بلین کا تھا وہ 36 بلین پہ پہنچ جائے. کب کا شروع ہوا ہے؟ شروع ہوا 2009 ہے
अब 2020 में अभी भी 36% कंप्लीट है। K4 का मंसूबा जो कि कराची की लाइफलाइन समझी जाती है, नवंबर 2018 से बंद है, इनकी काम पे जू नहीं रही। और उस मंसूबे की कीमत जो 25 बिलियन थी, जो 50-50 शेयरिंग थी, जिसमें वफाक ने अपना पूरा शेयर दे दिया था, वो आज भी शुरू नहीं हुआ और अब उसकी लागत जो है 80 बिलियन से ऊपर चली। ये सारी चीजें किसकी निगरानी में हो रही हैं? ये चीफ मिनिस्टर के अंदर हो रही है, मेयर के अंदर नहीं हो रही। इसलिए ये कहना कि ही इज वर्स देन अ डिक्टेटर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, आपका जवाब आ गया सामने। अब मुझे जरा शर्मिला से पूछने दीजिएगा। शर्मिला फारूकी साहबा, पीपल्स पार्टी का एक शिकवा है खासतौर पर हुकूमत सिंध के हवाले की, जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की है, एनएफसी अवार्ड पे वो बात करती है कि हमारे जो एनएफसी अवार्ड का हिस्सा जो हमें 229 अरब नहीं दिया जा रहा वो डाका है। दूसरी तरफ आप ही की अपनी लोकल गवर्नमेंट कह रही है कि आपने पीएसएफ अवार्ड का जो है पीएससी अवार्ड, उसका आप लोगों ने जिक्र भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सिंध ने वफाक से की है, वसीम अख्तर साहब कहते हैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस या वही तमाम जो रिजर्वेशन है वो मेरी सिंध से भी हैं। शर्मिला साहबा, देखिए नाज़िया, वसीम अख्तर साहब को तो बहुत सारी शिकायतें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से, अपनी जमात से भी हैं, से उनकी उनसे भी नहीं बनती है। मसला यह है कि जितने अख्तियारात उनके पास हैं कानून के मुताबिक, जो एक लोकल गवर्नमेंट का कानून सिंध असेंबली ने पास किया उसके तहत, वो उनको नाकाफी लगते हैं। और जाहिर बात है लगने भी चाहिए, क्योंकि उस माजी में एक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने एक पूरे पाकिस्तान के लिए कानून बनाया था, जो बाद में जाके जब उसका एक शेड्यूल खत्म हुआ तो चारों सूबों ने अपने अपने कानून लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना दिए। उसके तहत जो अवामी नुमाइंदों के पास मेयर हैं या आपके काउंसलर्स हैं, उनके पास जो इख्तियारात हैं उस कानून के तहत है। अब वसीम अख्तर साहब को ये भी शिकायत रहती है कि उनके पास इख्तियारात कम है, लेकिन बात यह है कि उनको उतने ही फंड मिलेंगे, उतने ही इख्तियारात मिलेंगे जो कानून के मुताबिक हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि एक पैरेलल प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाना तो ये मुमकिन नहीं होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी बात की गई, शमीन नकवी साहब बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, पानी का नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, और उन्होंने K4 प्रोजेक्ट की बात की। K4 प्रोजेक्ट 2019 में बंद नहीं हुआ नकवी साहब, 2018 में रुका, और वो रोकम गवर्नर साहब से मिले कराची में आके, और गवर्नर साहब ने शिकायत की कि इसमें बड़ा घपला है, इसमें बड़ी करप्शन हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंक्वायरी ऑर्डर करें और इंक्वायरी करें, मांग करें। आज 2 साल हो गया वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, ना कुछ इंक्वायरी करना है, ना कोई चीज सामने है। आप रिकॉर्ड चेक करें और गवर्नर साहब से बात भी कर लें। हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कर लें, गवर्नर इस्माइल साहब से कर लें कि ये उन्होंने शिकायत लगाई थी कि जी इसमें बड़े घपले हैं, बड़े मसले हैं, और वो उन्होंने कहा इंक्वायरी कर दें और रोक दें प्रोजेक्ट। मैं आपको यू कोर्ट मी शर्मिला, मुझे जरा दूसरे सब्जेक्ट पे बात करनी है। मैं तारिक मिर्जा साहब से हमारे से बात करूंगी, फिर आपको दोबारा आती हूँ। तारिक मिर्जा प्रोजेक्ट है, और अगर आप चाहें तो वो आपको गिनवा दूँ। अच्छा ठीक है, कराची के हवाले से आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए कह देना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नाज़िया इस वक्त कि इस वक्त जो बजट है वो सर्वाइवल का बजट है। इस वक्त हमने ये नहीं देखना कि हमने इतनी बड़ी एडीपी स्कीम दे दी है जो हम पूरी ना कर सके, क्योंकि शर्मिला मैं वापस आऊंगी आपके साथ, दोबारा आपसे गुफ्तगू करूंगी। जरा मुझे तारिक पीरजादा साहब से बात करने दीजिएगा। तारिक पीरजादा साहब, ये तो एक सूबा और वफाक का मसला है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान का भी जो BNP पार्टी है, सरदार अख्तर मेंगल साहब, वो उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उनके कुछ मुतालबात थे जो पूरे नहीं हुए। मैं यहाँ पे वो दोहराती चलूँ, उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पे अमल दरामद, अफगान महाजरीन की फौरी वापसी, सूबे में पानी के बुरान के हल के लिए डैम का कयाम, ये कुछ चीजें थी जो उन्होंने, और उसके साथ साथ मिसिंग पर्सन की वापसी, लापता अफराद की बाजियाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। तो अब आप मुझे बताएगा कि ये मुतालबात वफाकी हुकूमत ने वादे किए थे, नहीं पूरे कर सकी, आगे इस पोजीशन में है कि ये मुतालबात उनके पूरे कर सके, और आपको लगता है सरदार अख्तर मेंगल यानी BNP इत्तेहाद में वापस आ जाएगी?
तारिक पीरजादा साहब, तारिक पीरजादा साहब आई गेस हैंग हो गया है सिस्टम में, उनको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। यही सवाल फिरदौस शमीम नकवी साहब, इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो गए आपसे। जी मैं इसके अंदर पहले तो मैं शर्मिला का एक बात कहता कि वफाक ने अगर डाका डाला है तो वो डाका डाल के पैसे किसके पास रखे हैं? वफाक ने अपने पास रख लिए हैं किसी और सूबे के। जरा बीएनपी वाले पे आ जाएंगे आप फिरदौस शमीम नकवी साहब। मैं उसको भी, लेकिन पहले ये बात के लिए जरूरी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और 58.4% ऑफ द टोटल कलेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोविंसेस के अंदर। ये इनको क्लियर होना चाहिए। यही मसला बलोचिस्तान के अंदर भी है कि वफाक के पास जब रकूम ही नहीं रहती, बस वफाक आफ्टर मीटिंग 3 अखराजात की हद, यानी प्रोविंसेस का शेयर दे दे, डेट फाइनेंसिंग कर ले जो कि 2.8 ट्रिलियन है, और 1.7 ट्रिलियन डिफेंस को कर ले, तो वो शुरू करती है 700 बिलियन रुपी नेगेटिव। तो डैम बनाएगा कौन? सूबाई हुकूमत बनाएगी। इससे कि वो रेन वाटर डैम्स हैं, उसके ऊपर सूबाई हुकूमत के खर्चा होना चाहिए। वफाक की टोटल फाइनेंसिंग डेफिसिट है जहां तक एलाइज का ताल्लुक। शमीम नकवी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जरा बीएनपी वाले मामले पे कमेंट कर दीजिएगा। जो उनके मुतालबात थे फ्रॉम द डे फर्स्ट, उनमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आगे भी हमें हालात मुनासिब नहीं लगते। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? मुतालबात मंजूर करने के पोजीशन में है अमल दरामद करने पे? अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी राब्ता हमारा इस बहाल नहीं हुआ है। एनीवेज, मुख्तसरन बताते चले कि जिस वक्त एक यादाश्त नामे पर दस्तखत हुए थे बीएनपी बेंगल ग्रुप के साथ और हुकूमत जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत है उसके साथ, उसमें 6 नुकाती एजेंडा था जिस पर दस्तखत किए गए थे, इत्तेफाक किया गया था, जिनमें नंबर 1 तो ये था कि लापता अफराद की बाजियाबी, दूसरा था नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद, अफगान महाजरीन की फौरी वापसी और सूबे में पानी के बुरान के हल के लिए डैम के कयाम का शामिल था। वफाकी हुकूमत ने हर स्टेज पर उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि हम उनके मुतालबात मानेंगे और उनके मुतालबात सुने जाएंगे, उन पर अमल दरामद भी होगा। और एक दफा फिर वफाकी हुकूमत यानी वजीर आजम ने खुद ये अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर सरदार अख्तर बेंगल से रब्ता किया जाए और जो भी उनके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करने की बात की जाए या उन पर अमल दरामद की कोशिश की जाए। इसी के साथ साथ ये भी जो डेवलपमेंट है वो मेन यही है कि जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सिंजरानी साहब, उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने पेशकश की कि वो मुज़ाकरात के जरिए बात आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरदार अख्तर बेंगल साहब का कहना यह था कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साहब उसके साथ उन्होंने कहा कि पहले नईमुल हक साहब से वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई और वो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, अब वो भी उसका हिस्सा नहीं है। तो अब आने वाले वक्त में डेफिनेटली सियासत है, सियासत में से कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। आपके हेलो, अच्छा शर्मिला आप कुछ कह रही हैं? जी शर्मिला, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि नकवी साहब से, क्योंकि मैं उनकी टाइम को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, नाराज हो जाते हैं वो। क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बट शी वांट्स टू स्पीक, आई डोंट नो। बोलिए नादिया, किससे सवाल है? जी नादिया। तारिक पीरजादा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपसे चाह रही थी कि अगर आप बीएनपी के हवाले से बात कर लें कि जो इनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए, त्याग का ऐलान हो गया। अब आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले दिनों में उनके मुतालबात पे अमल दरामद करने की पोजीशन में है, कर लेगी, उनको यकीन दहानी करा देगी? फिरदौस शमीम नकवी साहब, इसे देखना है एक सेकंड के लिए मेरा जाएंगे
उनसे बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी से कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं या परवेज खटक साहब हैं, वो जाके जरूर उनसे बात करेंगे। और क्या ऑब्वियसली हमारे जो वहाँ कासिम सूरी साहब हैं जो कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और यार मोहम्मद रिंद साहब हैं जो बलोचिस्तान के से ताल्लुक रखते हैं, जो MNA हैं उधर के। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत का दरवाजा तो कभी बंद नहीं होता, बातचीत होगी, कोई अच्छा हल निकाला जाएगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि कोalition को कोई खतरा नहीं। अच्छा तारिक पीरजादा साहब, यही सवाल आपसे। अख्तर अख्तर मंगा साहब ने हुकूमत इत्तेहाद में अलहदगी का ऐलान कल कर दिया, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी हुकूमत पाकिस्तान की? जो उनके मुतालबात है वो मानने की पोजीशन में है इस वक्त हुकूमत वक्त? बिल्कुल, जो मेरा तो ख्याल है इनमें से कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं है जिसे न माना जाए। और यही खबर शाम टेलीविजन पे आ रही थी कि वजीर आजम ने कमेटी को, आला इख्तियाराती कमेटी को इख्तियार दिया है कि वो देखें कि कौन से मुतालबात हैं जो मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन एक बात मैं जरा यहाँ हट के कहना चाहता हूँ, चूंकि मेरा ताल्लुक न तो पीपल्स पार्टी से है और न PTI से है, कि अख्तर मेंगल साहब की जो सियासत है वो इस तरह की है कि जब उनके मुतालबात 100% उनकी मर्जी के मुताबिक तस्लीम न किए जाएं तो वो हर साल 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, और ये इस दौरे हुकूमत की बात नहीं है, वो अपने आप को एक सियासी कुव्वत के तौर पर पेश करते हैं, कभी इत्तेहाद से अलहदगी की शक्ल में, कभी हुकूमत में शमूलियत के जरिए, कभी हुकूमत से इख्तलाफ करके, कभी अपोजिशन के बेंचों पर बैठकर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ बड़ी ध्यानदारी से, कि इस वक्त कोरोना को छोड़ दीजिए 4 महीने को, जितनी बड़ी सरमायाकारी सड़कों से लेकर गवादर की बंदरगाह तक, बंदरगाह से लेकर उसके हवाई अड्डों तक, मुख्तलिफ इलाकों में जो बलूचिस्तान के इतना बड़ा काम हो रहा है, ये रकम, इसका तस्वुर कोई भी दूसरा सूबा जो है इस वक्त कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो चीन के साथ ये प्रोग्राम बना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, इसके जरिए जो ग्वादर तक सारी तिजारत शुरू होने वाली है, और 2023 सबको बहुत दूर नहीं है। हर मंसूबे ने अब से लेकर 2023 के दरमियान मुकम्मल होना है। अच्छा जी, शर्मिला फारूकी साहबा, वो मुतालबात जो पूरे नहीं हो सके, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये मुतालबात जो है वो पूरे उनके हो जाएंगे? क्योंकि बलूचिस्तान का मसला आज का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी एक पैकेज अनाउंस किया था, लेकिन वो तसल्ली बख्श वो भी नहीं रहा था। देखिए नादिया, जो अख्तर मेंगल साहब के जो मुतालबात हैं वो कोई नाजायज नहीं है, वो जायज मुतालबात हैं। हमने तो जब आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, सदर बने थे, तो हमने आगाज हुकूक बलूचिस्तान किया था और हमने काफी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। लेकिन इनके ये देरीना मसाइल हैं, आज नहीं है, कई सालों के। मिसिंग पर्सन का एक ऐसा मसला है जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही हसास, बहुत ही संजीदगी से लेने वाला मसला है, और मुझे इस हुकूमत का उस पर किसी किस्म का कोई काम करते हुए मुझे कोई ऐसा कोई इक़दाम नजर नहीं आया। पानी का मसला, ये बेसिक राइट है। इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करना, ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मुतालबा होगा। तो आई थिंक मेरा ये अपना ख्याल है कि जाहिर बात है कि ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों को, फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आमिर बन जाते हैं या वो भयानक हो जाते हैं। जिस तरीके से अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, जो मैं समझती हूँ बहुत ही गैर पार्लिमानी है। लोगों के अपने मुतालबात होते हैं, सियासी लोगों के अपने मुतालबात होते हैं, और जब आप मखलूक हुकूमत चला रहे होते हैं या आप अपोजिशन से बात करते हैं तो आपके रवैये में नरमी, आपके रवैये में एक लचक होनी चाहिए। इसी तरीके से आप हुकूमतों को और सियासी जमातों को साथ लेके चलते हैं। जाहिर बात है अब इनके पास वो जो एक वो जहाज वाले वो बाबा थे, वो तो अब है नहीं। तो जो जहाज लेके हर जगह जाते थे और वो मिनटों में काम हो जाता था, वो तो अपना जहाज लेके कहीं और चले गए। तो मसला तो उनको आ रहा है। लेकिन मैं सुन रही थी पिछले दिनों, अभी कल परसों की बात है, कि इनका कोई वफद है जो जाएगा बात करने के लिए। आई थिंक परवेज खटक साहब जाएंगे या कोई जाएंगे बात करने के लिए। देखिए इस वक्त हालात ऐसे हैं नादिया, कि मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज छोड़ के इस वक्त इस वबा से लोगों की जानें बचाने के लिए काम करना चाहिए। ये सारी चीजें होती रहेंगी। ये बलूचिस्तान के भी कुछ मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी होंगे, सिंध के भी, हमारे भी ग्रीवेंसेज हैं। कि हमारा एक प्रोजेक्ट था वफाक के साथ, उसमें फायर टेंडर्स प्रोवाइड करने थे, उसमें यूटिलाइजेशन तो दिखा दी, लेकिन अभी तक एक टायर भी नहीं हमें मिला है सिंध को।
मेयर साहब भी बात कर रहे थे कि जी हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन इन इश्यूज को डील करने का वक्त भी आएगा, सियासत करने का वक्त भी आएगा और अपने मुतालबात बनवाने का वक्त भी आएगा। अच्छा, इस वक्त क्या होगा कि अगर जैसे ये अख्तर फैसल साहब कहते हैं कि मैं अलग हो रहा हूँ, तो मैं समझती हूँ कि दूसरे जो इनकी ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी आपका भी, और उसके साथ साथ फिरदौस शमीर नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक मिर्ज़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। एक और सब्जेक्ट जिसपे हमने अपने इंट्रो में बात की थी, आज बहरहाल डॉक्टर इमरान कत्ल केस का फैसला आया, जिसमें जो तीनों मुलजिम थे उनको सजाए मौत सुनाई गई और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना। ये भी साथ में कहा गया कि जी ये बात साबित हुई है कि लंदन से अल्ताफ हुसैन ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के अहकामात जारी किए थे। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर असल किरदार जो है वो लंदन में मौजूद है, तो क्या वो उनको सजा नहीं मिली, सजा से महफूज रहे, क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान की कोर्ट या इंटरपोल के जरिए राब्ता करके उनको वतन वापस लाया जा सकता है? अहमद बिलाल सूफी साहब जो कि इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। बिलाल सूफी साहब क्या कहते हैं आप, क्या है इंटरनेशनल कोर्ट, ऐसा कोई मुआहदा है इंटरपोल के जरिए? अगर ये चूंकि साबित हो गया है, अदालतों का कहना है कि ये जो कत्ल के अहकाम थे अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से लंदन से दिए गए थे, तो क्या उनको ऐसा कोई मुआहदा है कि इंटरपोल के जरिए वापस लाया जा सके? देखिए, ऑलरेडी को मुआहदा जो है वो उसका इन प्रिंसिपल भी हो सकता है और वो केस टू केस ताउन या कोऑपरेशन की बेस पर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हुकूमत बरतानिया, हुकूमत पाकिस्तान के माबैन जिस तरह एक ताउन का लीगल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, जिसमें एविडेंस की एक्सचेंज हुई और उसमें शवाहिद, तफसीलात, डॉक्यूमेंट्स, उनके बाबत जो चीज़ें थी मुहैया की पाकिस्तान को हुकूमत बरतानिया ने, तो इससे ही हमें अंदाज़ा होता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क कोऑपरेटिव मैकेनिज्म का ऑलरेडी इन प्लेस आ चुका है। और उसके बाद फिर अब ये जजमेंट आई है। अब जजमेंट की रोशनी में जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो अब देखते होंगे कि वो क्या होगा। उस पर भी दोनों मुल्कों की प्रोसिक्यूशन टीम्स जो हैं वो बैठ कर तय करेंगी कि अब इससे आगे इसको कैसे लेकर जाना है। और अगर ये चीज़ पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट ने डिटर्मिन की है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स कि हुक्म जो था वो कत्ल करने का वो अल्ताफ हुसैन ने दिया था, तो फिर अब उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करना, उनको ट्रायल कहाँ फेस करना होगा। ये ट्रांसनेशनल क्राइम है और हर ट्रांसनेशनल क्राइम में प्रोसिक्यूटर्स को आपस में ताउन करके हर स्टेज पर मुख्तलिफ चीज़ों को तय करना होता है। तो इस ट्रांसनेशनल क्राइम में जिससे कॉन्स्पिरेसी कहीं और मुल्क में हुई, एक्सिक्यूशन किसी और मुल्क में हुई, फाइनेंसिंग कहीं और हुई और एक्यूज किसी और मुल्क में थे, तो बड़ी मुश्किल से कई सालों की तगोदौड़ के बाद और आपस में लीगल कोऑपरेशन के बाद ये जो मरहला है ये तय हुआ है कि 15 एक्यूज को सजा हुई है। तो अब इसके बाद मेरा ख्याल है दोबारा ये तय आपस में म्यूचुअल असिस्टेंस के मैकेनिज्म को रीसेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएगा कि ये काफी पुराना मेरा ख्याल है, नॉट रॉन्ग, से 2010 का शायद वाक़या है जो उसके मामला है। उसके बाद से अब तक जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, जो लंदन पुलिस है, वहां पर क्या ये स्टेटस है? वहां पर केस क्लोज तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर ये चीज अभी तक साबित क्यों नहीं हो सकी? वहां का जो एक निजाम है वो हमें क्यों नाकाम नजर आया इस केस की हद तक? देखिए, वो होता ये है कि हर मुल्क का अपना निज़ाम है और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ट्रांसनेशनल क्राइम कोई भी हो और कई ऐसे हमने ऐसे क्राइम्स देखे हैं, मर्डर्स देखे हैं, क्रिमिनल गैंग की कोऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक में होती है। एक मुल्क का क्रिमिनल गैंग दूसरे मुल्क के क्रिमिनल गैंग को ताउन करता है, कोई फैसिलिटेट करता है फाइनेंसिंग में, कोई ट्रैवलिंग में फैसिलिटेट करता है, कोई वीज़ा की अरेंजमेंट में फैसिलिटेट करता है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है उन सब चीज़ को पीस टुगेदर करके कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऐसी डेवलप करना जिसकी बुनियाद पर इंडाइटमेंट हो या चार्ज फ्रेम हो और इवेंचुअली कन्विक्शन हो। इसलिए इसमें टाइम लगता है और फिर ये भी फैसला करना होता है कि क्या ये मुनासिब होगा कि ये ट्रायल जो है जैसे यूके में होता है, ये भी एक ऑप्शन थी, या ये ट्रायल पाकिस्तान में होता है। तो दोनों मुल्कों की प्रोसिक्यूशन थी, दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने ये कुछ चीज़ों को असेस करने के बाद ये प्रिफर किया होगा कि पाकिस्तान में इसका ट्रायल होना बेहतर है, बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी विद एविडेंस शायद बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब आपके टाइम का। और डॉक्टर इमरान फारूक की जो बेवा डॉक्टर शुमाइला, उनकी जानिब से सिर्फ एक सिंपल सी बात आई, उन्होंने कहा जो फैसला है
अच्छा फैसला है कि मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगी, सब्र इंतजार बेहतरीन ताकत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं उसमें किसी दुश्मन पर भी वो वक्त नहीं लेकर आए, वो कैंसर की पेशेंट है और बहुत ही नामुसाइद हालात का इस वक्त उनको सामना है। अल्लाह जो है वो उनकी मदद करे और उनकी मुश्किलों में कमी करे, उनकी मुश्किलें आसान करे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन? दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स